Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of June 2020। तो 6 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। इफ लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इनमें से कौन निकालता है? ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड बैंक या डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जरूर आईएमएफ निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो आपका आरबीआई निकालता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्विप समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ 5-year विजन प्लान एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। इनमें से किस सेक्टर के साथ रिलेटेड है इक्विप जो कि न्यूज़ में रहता है? ऑप्शंस आर ए एजुकेशन, बी एग्रीकल्चर, सी स्किल डेवलपमेंट या डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आंसर फॉर दिस विल बी ए एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। ओके, तो सेंटर ने एक 5-year विजन डॉक्यूमेंट निकाला है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन बाय डबलिंग इनरोलमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एड्रेसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ एक्सेस एंड रिवैम्पिंग द गवर्नेंस एंड फंडिंग मैकेनिज्म। तो इसके लिए इक्विप यानी कि एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। इक्विप का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ये बेसिकली 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा इन्वेस्टमेंट, और ये ट्रांसफॉर्म करेगा हायर एजुकेशन को आपके। ठीक है ना? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट इज देयर इज नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मिल्क इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्राइस फॉर मिल्क इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? तो थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए 1 ओनली। 1 ओनली विल बी द आंसर। पहला तो बिल्कुल सही है क्योंकि एमएसपी नहीं है इंडिया में मिल्क के लिए। दूसरा गलत है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ये सब प्राइस नहीं सेलेक्ट करते हैं। कोऑपरेटिव्स और जो प्राइवेट डेयरीज रहती हैं वो अपने हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्राइस सेट करती हैं। ठीक है ना? तो कोऑपरेटिव और प्राइवेट डेयरी सेट करती है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एंड एनिमल। ये चौथा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा गलत? चौथा क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इनहैंस्ड इंश्योरेंस कवर टू द हैंडलूम वीवर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, क्योंकि जो स्कीम है वो ना कि एसबीआई से बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी। तो महात्मा गांधी बुनकर योजना जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेगा, और पहला स्टेटमेंट उसका बिल्कुल सही है। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 4 क्वेश्चन। सॉरी, दीज 4 क्वेश्चंस यू गॉट द क्लैरिटी एंड आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। इंडिया चाइना होल्ड स्टॉक एग्री टू रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली। तो अब इंडिया और चाइना के बीच की जो बातचीत है वो की गई, एंड इसमें ये बोथ द साइड्स हैव एग्रीड टू हैंडल द इंडिफरेंसेस। जो अभी रिसेंटली देखो, फिर से एक बार रिपीट कर देते अपन। क्या होता है, जैसे ये वाला ये जो रीजन है ये है अपना, कहना चाहिए चाइना वाला साइड। यहाँ पे जो बॉर्डर शेयर करते हैं हम वो कहलाता है वेस्टर्न बॉर्डर। यहाँ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो कहलाता है मिडिल बॉर्डर यानी कि मिडिल सेक्टर। और जो इधर सिक्किम के बाद से हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो कहलाता है ईस्टर्न बॉर्डर। ओके, दैट इज द ईस्टर्न बॉर्डर। जो मेजर फाइट होती है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे और यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर पे होता है। मिडिल बॉर्डर आमतौर पर जो पीसफुल रहता है। वेस्टर्न में जो मेजर एरिया है वो है गलवन वैली, और यहाँ पे पैंगोंग सो करके लेक आती है। मैंने कई बार बताया कि पैंगोंग सो लेक है, तो क्यों यहाँ पे ज़्यादा इशू होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो एक लेक से पास हो रहा है। जब आप बॉर्डर बॉडी से कोई वाटर पास होता है तो वो ऑब्वियस सी बात है इशू क्रिएट करेगा। यहीं पे एक रीजन है जिसको फिंगर्स इन द लेक रीजन कहलाता है, जहाँ पे ये बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं जो कि पैंगोंग लेक के नॉर्थ साइड में रहते हैं। वो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन है। इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक उनका बॉर्डर है और फिंगर 4 तक का एरिया वो कंट्रोल करते हैं। चाइना वहीं क्लेम करता है कि फिंगर 2 तक ही आपका एरिया है। तो ये रीजंस हैं कि क्यों यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है वाटर का। अब नाउ द बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड टू सॉल्व द इंडिफरेंसेस थ्रू डिस्कशंस थ्रू पीसफुल मीन्स, एंड दोनों साइड्स बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगी डिस्प्यूट को बड़ा होने के लिए। कल भी हमने देखा था कि 3 चीज़ों पे टॉक होगी। पहला तो ये कि जो एस्केलेशन है उसको डी एस्केलेशन में कन्वर्ट करना। दूसरा, जो चाइना ने अपने ट्रूप्स ला ली उन चाइना को की जो ट्रूप्स हैं उनको डी इंड्यूस करना। और जो 5 मई के पहले की स्टेटस था उस स्टेटस पे दोनों कंट्रीज़ का होना, मतलब 5 मई के पहले का जो बॉर्डर का स्टेटस था उसी में जाना।
So both the sides have agreed to handle the differences through peaceful discussions, bearing in mind the importance of respecting each other's sensitiveness, concerns and aspirations and not allowing them to become disputes. Both the sides agreed to implement the consensus that the two countries do not constitute a threat to each other. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना की उसने कही है कि बोथ द साइड्स आई हैव अग्रीड टू सॉल्व द इम्पास बाय नॉट थ्रेटनिंग ईच अदर एंड नॉट लेटिंग द डिफरेंसेस टू राइज इनटू द डिस्प्यूट्स. ओके, चाइना ने एक नया कमांडर भी वहाँ पे अपॉइंट किया है. चाइना हैज़ अपॉइंटेड न्यू आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जू किलिंग. ओके, तो जू किलिंग नाम के नए लेफ्टिनेंट कमांडर उन्होंने किए हैं टू ओवरसी द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स ऑन द इंडियन बॉर्डर. ओके, तो यहाँ पे इंडियन बॉर्डर में देखने के लिए LAC के पास जो नए कमांडर हैं उनको जू किलिंग को अपॉइंट किया गया. तो ये भी याद रखें, दैट इज़ अनदर थिंग दैट हैज़ टेकन इंपॉर्टेंट टर्म. मैसिव स्पाइक इन फॉरेन फ्लोज इन द मार्केट. तो मैसिव आपका इनफ्लो हुआ है फॉरेन फ्लोज का मार्केट में थ्रू FPI. अब यहाँ पे देखो जो इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन से वो 3 अलग अलग माध्यमों से आता है. 3 मीडियम्स आर देयर. फर्स्ट इज FPI, सेकेंड इज FDI एंड थर्ड इज FII. तो आपको मैं क्या करता हूँ, तीनों चीज़ें एक बार बताने की कोशिश करता हूँ. लेट्स सी कितना मैं सफल रहता हूँ. पहले FDI और FPI में क्या डिफरेंस है, क्योंकि FDI और FPI अमूमन सेम होते हैं. FPI एंड FDI अमूमन सेम होते हैं. लेट्स सी द डिफरेंसेस. क्या डिफरेंसेस हैं, देखो होता क्या है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि FPI जो होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहता है. शॉर्ट टर्म रहता है मतलब ईजिली आ जाता है, ईजिली जा भी सकता है ये. और इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में इसमें होता है, क्योंकि स्टॉक्स बॉन्ड्स इनमें जो ऑनली लिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है. क्योंकि अभी रिसेंटली सेबी ने रूल चेंज किया था और उसने कह दिया था कि आप केवल लिस्टेड में यहाँ लिस्टेड कंपनीज़ में ही आप FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, FPI, ना कि अनलिस्टेड में नहीं कर सकते हैं. FDI अनलिस्टेड में भी किया जा सकता है. FDI जो है आपका अनलिस्टेड के लिए भी आ सकता है, लेकिन FPI जो है केवल लिस्टेड के लिए आता है. दूसरा FDI जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, FPI आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है. तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि FDI जो है उसमें आपका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डीपर रिलेशनशिप होता है. डीपर रिलेशनशिप मतलब कि आपका वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया जाता है, उसमें आप वहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी लेके आते हो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो. ये FDI में आता है. FPI में ये सब नहीं होता. वो डायरेक्टली आपने बॉन्ड में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, आपको जब प्रॉफिट मिला आपने बेचा, आगे बढ़ गए. ठीक है ना. ये डिफरेंसेस है मेनली FDI और FPI में. एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है परसेंटेज का, इक्विटी स्टेक्स का, कि 10% से अगर कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो FPI के अंदर आएगा, 10% से कम का, और 10% से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो FDI के अंदर आएगा. तो ये जो है मेजर 4 डिफरेंसेस थे जो कि मैंने आपको बताना था. और FII की अगर हम बात करें, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो FII जो रहते हैं बेसिकली वो आपका क्या काम करते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं अपन. FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, इट्स एन इन्वेस्टर ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु ब्रिंग FPIs. ये FPI के जैसा ही इन्वेस्टमेंट करते हैं. FII भी जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं. ओके, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स इन्वेस्टर. तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर होता है या ऐसा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर होता है जो कि FPI लेके आता है. ठीक है ना. तो उस व्यक्ति को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है. ठीक है ना. और वो क्या करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द सेकेंडरी मार्केट ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि वो पेंशन फंड में, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस ऑफ कंपनीज, हेज फंड्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं. ठीक है ना. तो FPIs ही लेके आते हैं ये मार्केट में. मेजर जो डिफरेंस था वो FPI और FDI के बीच में था, मैंने आपको बता दिया. कमल हसन लॉन्चेस वॉलंटियर इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 रिलीफ. तो कमल हसन ने नामी थीरवू नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है. नामी थीरवू नाम का इनिशिएटिव, इसका मतलब वी आर द सोल्यूशन. सर इसका हिंदी इंग्लिश है वी आर द सोल्यूशन. नामे थीरवू, इट्स एन इनिशिएटिव टू ब्रिंग वॉलंटियर्स टुगेदर टू हेल्प चेन्नई इन इट्स एफर्ट्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. तो कोविड-19 को रोकने के लिए एक एफर्ट है जो कि लगाई जा रही है. एंड इस तरह की चीज़ें आप केस स्टडीज़ में ज़रूर बता सकते हो. तो मैंने कई बार कहा है कि इसको कोट कर सकते हो. अगर आपने कोट किया आप केस स्टडीज़ में आंसर राइटिंग के टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा. आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आ जाते हैं. एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है शाइन अ लाइट. द साइंटिफिक प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज सीकिंग पावर एंड रिचेस. अब ये क्या हुआ है, अभी रिसेंटली लैंसेट में
एक स्टडी आई थी कुछ हफ्ते पहले जिसमें कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, उसको बोला गया कि बहुत अच्छी दवाई है, खाते ही आप कोरोना से ठीक हो जाओगे, ये वो चीज़ें। तो कई लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा बोरा ही मंगा लिया था कि हमको एक पूरी बोरी भेज दो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इसमें हुआ क्या, अभी क्या बोला जा रहा है कि ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो भी इस समय कॉर्पोरेट यानी कि प्राइवेट जो रिचेस है उनका शिकार होती जा रही हैं। कैसे शिकार होती जा रही हैं? क्योंकि जो कंसर्न ये है कि जो अभी जिस डाटा के बेसिस में ये रिसर्च की गई थी, यानी कि लैंसेट में जो स्टडी आई थी, वो जिस डेटा के बेस में आई थी, वो सर्जिस्फेयर कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने वो डेटा सप्लाई किया था। सर्जिस्फेयर कॉर्पोरेशन। अब ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जहां पे बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं, उनका साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ भी कम है, और उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का डाटा कंपाइल किया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से देख कर 2 महीने से ज़्यादा का। उसके बाद उन्होंने ये सब लेबर इंटेंसिव प्रोसेस तो पता किया है। अब क्या हुआ, इसका फ़ायदा किसको हुआ? जब शुरुआत में ये डेटा निकला तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जो कंपनी है जैसे कैडिला जो हो गया, इसके अलावा जो आपका सर्जिस्फेयर कॉर्पोरेशन, इसको फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ रिचेस के लिए यानी कि प्राइवेट जो गेन्स के लिए इन्होंने इस तरीके की स्टडी को लाया, सामने लेके आ गए? तो वही वाली बात है कि यहाँ पे ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि क्लिनिकल ट्रायल्स आपने कैसे किए, किस प्रोसेस के थ्रू की, ये सब आपने चीज़ें बताई नहीं। दूसरा, एक सर्जिस्फेयर नाम की कॉर्पोरेशन जो कि खुद साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिसके पास बहुत अच्छा और बहुत कम एम्प्लॉयज़ है, उसने इतना बड़ा डेटा कैसे रिलीज़ कर दिया? ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स इन देयर रिस्ट्रिक्शन द जर्नल्स हैव ब्लेम्ड सर्जिस्फेयर फॉर बीइंग ओपेक विद द प्राइमरी डेटा। अब जर्नल क्या बोल रहा है, लैंसेट क्या बोल रहा है कि ये सर्जिस्फेयर की गलती है बिकॉज दे वर ओपेक विद द प्राइमरी डेटा। एंड दोनों ने अपनी बेसिकली पीयर रिव्यू प्रोसेस को रिव्यू नहीं किया है, ना ही सर्जिस्फेयर ने ना ही लैंसेट ने। एंड इट सीम्स दैट कि जो ये है बेसिकली दे आर डिसइंटरेस्टेड इन डूइंग दिस एनालिसिस या डाटा सोर्सिंग। और कोविड-19 के बाद जैसे पैनिक में लोगों ने क्या क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बहुत ज़्यादा खरीद लिया, तो इससे क्या हुआ, फ़ायदा तो कॉर्पोरेट्स को हो गया, लेकिन आपको साइंटिफिक जो प्रोसेस रहती है उसको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू से कि हमको अगर चाहते हैं कि हम साइंटिफिक प्रोसेस इफेक्टिव रहे, रिसर्च इफेक्टिव रहे, तो उसको कॉर्पोरेट गेन्स, प्रॉफिट्स, इन सबसे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, तभी हम रख पाएंगे। अगली जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है विनिंग फार्मूला। अब ये विनिंग फार्मूला किसके लिए कि अभी फार्मूला 1 F1 रेसिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले ऑथर ने ये कहा है कि वी नीड टू मेक अ कॉशियस, स्लो एंड लो की स्टार्ट। हमको ये दिमाग में रखना है कि हमको कॉशियस स्टार्ट रखना है, स्लो स्टार्ट रखना है, लो की स्टार्ट रखना है। जैसे कि F1 ने क्या किया है कि उन्होंने ये बोला है कि F1 ने एक सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP डिसाइड किया है दैट एवरी पार्टिसिपेंट विल बी टेस्टेड बिफोर एंड ड्यूरिंग द रेस वीकेंड। हर पार्टिसिपेंट को स्टार्ट होने से पहले और ड्यूरिंग द वीकेंड टेस्टिंग किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम देयर बीइंग नो स्पेक्टेटर्स, वहाँ कोई स्पेक्टेटर नहीं रहेगा। ओनली 80 मेंबर्स पर टीम विल बी अलाउड एट अ रेस ट्रैक वाइल द ब्रॉडकास्ट क्रू विल बी मेयरली 60। तो 80 मेंबर पर टीम ही अलाउड है और 60 मेंबर से ज़्यादा का ब्रॉडकास्ट क्रू नहीं अलाउड रहेगा। ठीक है ना। टोटल जो रीवर्कड F1 है इट विल हैव 1200 एसेंशियल स्टाफ्स। पहले 5000 से ज़्यादा स्टाफ रहता था, अब केवल 1200 स्टाफ कर दिया गया है। मोर इंपॉर्टेंटली विद इवन ए स्मॉल साइज टीम एम्प्लॉइंग नियरली 300 to 400 फ्रॉम इंजीनियर्स टू मैकेनिक्स, द स्पोर्ट नीड्स अ स्टार्ट टू कीप द टीम्स अफ्लोट नॉट जस्ट अ ईयर बट बियॉन्ड एज वेल। तो वही वाली बात है कि अब स्पोर्ट्स को स्टार्ट तो करना पड़ेगा कभी ना कभी, लेकिन जो ये स्टार्ट होना चाहिए कॉशियस होना चाहिए, लो की होना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने ये चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें F1 चेंज करने वाला है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द इवेंट। F1 रेस का जो इवेंट है उसको स्टार्ट करने से पहले। ओके, एंड अगर F1 जो है अच्छा रीस्टार्ट दिखा सकता है, F1 कैन डिमॉन्स्ट्रेट अ गुड रीस्टार्ट, इट विल इंस्पायर द रेस्ट ऑफ द स्पोर्टिंग इंडस्ट्री टू गेट बैक ऑन इट्स फीट। तो जो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री, रेस्ट ऑफ द बची हुई इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की, वो अपने पैरों पर ज़रूर खड़ी हो जाएगी। अ राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स। अब ये जो ऑथर ने लिखा है ये फार्मा कंपनीज़ के बारे में और उनके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल लिखा है। सबसे पहली चीज़ तो कैसे फार्मा कंपनीज़ कमाती हैं, बिकॉज व्हाट दे डू इज़ दैट उन्होंने कोई पेटेंट किया तो उसको 20 साल के लिए प्रोडक्ट पेटेंट उनको मिल जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, 20 सालों का प्रोडक्ट पेटेंट ले लेते हैं। नाउ सच पेटेंट्स गिव देम टेम्पररी मोनोपोली,
तो मोनोपोली टाइप की मिल जाती है उनको पेटेंट के बाद, एंड देन व्हाट दे डू, दे इनेबल्स देम टू सेल द न्यू प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कॉम्पिटिशन एट अ प्राइस फार अबव द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो वो क्या करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालते हैं और उससे भी ज़्यादा प्राइस सेट कर देते हैं, उससे भी ज़्यादा प्राइस सेट कर देते हैं। ये इस तरीके का मैकेनिज्म अपनाते हैं। पहले उन्होंने प्रोडक्ट का पेटेंट अर्जित कर लिया, फिर क्या किया, निकाला कि कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, कितना प्रोडक्ट कॉस्ट था, प्रोडक्शन कॉस्ट था, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उस कॉस्ट से ज़्यादा में वो सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग। तो मार्कअप जो उनकी प्राइस रहती है, मार्कअप प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहती है, प्रोडक्शन कॉस्ट से, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी ज़्यादा रहती है। इंडिया में ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली प्राइस है वो थोड़ा कम रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सिटीजन्स की पहुँच से दूर हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्राइस तो फिर भी रहती ही है। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे इंडिया में क्या है, रिसर्च की कमी है, अभी भी रिसर्च की कमी है। इनफैक्ट इंडिया में नहीं, बाकी जगहों पे भी कमी है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है रिसर्च की। और रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि 3 कंसर्न्स हैं, बेसिकली 3 कंसर्न्स हैं जिन कारण से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फर्स्ट है, इनोवेशन मोटिवेटेड बाय प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ लार्ज मार्कअप टेंड टू निग्लेक्ट द डिसीज सफर्ड मेनली बाय पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव मेडिसिन। सबसे पहले आते इनोवेटर्स क्या रहते हैं कि उनको हाई मार्केट प्राइस और हाई प्रॉफिट ही दिखता रहता है। जब उनको हाई मार्कअप प्राइस और हाई प्रॉफिट दिखेगा तो वो नॉर्मल बीमारियों को नहीं देखेंगे, वो क्या करेंगे, वो ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे जो पुअर पीपल हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो बीमारी है वो ज़्यादातर पुअर पीपल को ही इफेक्ट करती है। और आपने तो हाई मार्कअप प्राइस के चक्कर में मेडिसिन बनाई है, तो वो मेडिसिन ज़्यादातर गरीबों को अवेलेबल नहीं रहती है, अगर अवेलेबल रहती है तो वो खरीद नहीं पाते। इस कारण से ये पहली प्रॉब्लम आती है। दूसरी है, वही इसी का एग्जाम्पल दिया है कि केवल 0.12% जो R&D का पैसा है वो खर्च किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया की रिसर्च में, जबकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि 1.7 लाख लोगों को हर साल मारती है। तो ऐसी बीमारियों को लोग नहीं ठीक करने की कोशिश करेंगे, दवाई नहीं बनाएंगे, जो कि कॉमन हो गई हैं। अब उनके लिए ज़्यादा जाएंगे जहाँ पे इनोवेशन की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है, थैंक्स टू लार्ज नंबर ऑफ एफ्लुएंट एंड वेल इंश्योर्ड पेशेंट, the profit maximizing price of a new medicine tends to be quite high. Consequently, most people cannot afford the advanced medicines that are still under patent. तो advanced medicines को बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चाहे कि आपका इंश्योरेंस है मेडिसिन का, ये वो चीज़ तो एफ्लुएंट है अगर आप, तो आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या, वो तो नहीं ले पाएंगे। तीसरा है, रिवार्ड्स फॉर डेवलपिंग एंड देन प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर पुअरली कोरिलेटेड विद द थेरेपेटिक वैल्यू। अब क्या हो रहा है कि जो दवाइयाँ नई बन तो रही है, लेकिन उनकी थेरेपेटिक वैल्यू कितनी है उसको नहीं देखा जा रहा है। दूसरी चीज़, जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है नई दवाई इस तरह से बनाने की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग का ज़माना आ गया है। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है कि मान लो कोई एपिडेमिक आया है, कोई ऐसा टफ टाइम आया, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू दे कैन अलाउ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स टू डेवलप अ जेनरिक मेडिसिन ऑफ दैट मेडिसिन। इसलिए प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको ये लगता है कि भाई कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी उसकी जेनरिक मेडिसिन बना ही लेंगी, तो उनकी दवाई कोई क्यों ही खरीदेगा, जब वही फार्मूला कम दामों में मिलेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो कि इसलिए उनको लगता है कि दे विल नॉट बी रिवॉर्डेड फॉर देयर दैट एफर्ट। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? तो यहाँ पे सोल्यूशन जो ऑथर ने बोला है वो बोला है, देयर शुड बी अ हेल्थ इम्पैक्ट फंड। हेल्थ इम्पैक्ट फंड होना चाहिए एज एन अल्टरनेटिव ट्रैक ऑन विच द फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स में चूज टू बी रिवार्डेड। तो हेल्थ इम्पैक्ट फंड होना चाहिए, हेल्थ इम्पैक्ट फंड, HIF की बात की जा रही है यहाँ पे ऑथर द्वारा। तो ये क्या बोल रहे हैं, एनी न्यू मेडिसिन रजिस्टर्ड with the fund would have to be sold at below the manufacture and distribution cost। तो यहाँ पे क्या, अभी क्या हमने देखा कि मार्कअप प्राइस सेट करने से पहले जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ढूंढा, उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखा, प्रोडक्शन कॉस्ट देखा, और उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस सेट कर दी। लेकिन हेल्थ इम्पैक्ट फंड के अंतर्गत उन्होंने क्या बोल रहा है, ऑथर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेडिसिन जो बनाने वाले हैं, जो इनोवेटर्स हैं, व्हाट दे विल डू, वो प्राइस को सेट करेंगे बिलो द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, और बाद में they would earn 10 annual reward payments based on the health gains achieved by it। तो जो इससे हेल्थ गेन होगा उससे फिर उसको उनको प्रॉफिट पैसा दिया जाएगा 10 अलग एनुअल पेमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिलेशन भी बना, दूसरी चीज़ की लॉन्ग टर्म के लिए आपकी थेरेपेटिक वैल्यू की भी वो पता चल गई कि आपकी दवाई कितनी कारगर है। ना केवल ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में आपने फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी रिलीज़ कर दिया और उससे फ़ायदा उठाने लगे, तो ये भी पता चलेगा कि आपकी दवाई कितनी कारगर है, और उसको देख के ही आपको बाकी का पैसा दिया जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड इनोवेशन हेल्थ इम्पैक्ट फंड के रूप में इन्होंने ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है।
अगला है लॉन्ग टर्म फंडिंग। अगर आप हेल्थ इम्पैक्ट फंड में लाना चाहते हो तो उसको गवर्नमेंट की विलिंगनेस भी लगेगी। गवर्नमेंट अगर विलिंग है तो वो भी इन फंडिंग करवा सकती है, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे कर सकते हैं, दैट विल बी द बेनिफिट। और अगर दवाई कारगर रही तो उसमें ऑलरेडी पैसा मिल ही जाएगा उसको। द फंड वुड मेक एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑल्सो बाय रिवॉर्डिंग द हेल्थ आउटकम्स रादर देन सेल्स। तो यहाँ पे हेल्थ आउटकम्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा कि बाकी जो पैसा मिलेगा वो हेल्थ आउटकम्स को देख करके मिलेगा कि आपकी दवाई कितनी कारगर साबित हुई, ठीक है ना। तो दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस मेडिसिन कि यहाँ पे क्या होगा कि रिवॉर्ड जो होगा वो हेल्थ आउटकम्स को देख के मिलेगा, ना कि बिक्री को देख के या सेल्स को देख करके मिलेगा, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, वही कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला जो रिस्क है मैंने बताया था अभी आपको, वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग का रिस्क रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट को भी ये ट्राई करना चाहिए कि प्राइवेट ओनर्स को जो ये बेनिफिट है वो भी मिल पाए। इस कारण से भी हेल्थ इम्पैक्ट फंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग का ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, है ना। तो आपको हेल्थ इम्पैक्ट फंड जो इनकरेज कर रहे हैं इनोवेटर्स में, वो बेसिकली ये इनकरेज कर रहा है कि आपकी दवाई का हेल्थ इम्पैक्ट कितना है, आपका कितना आउटकम है, उसके बाद आपको कुछ प्रॉफिट उससे और मिलेगा और आपका जो इतना भी कॉस्ट लगा है वो आप रिगेन कर लेंगे। सो दैट इज द थिंग मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अहेड ऑफ वोट फॉर यूएनएससी सीट, इंडिया लॉन्चेस कैंपेन ब्रोशर। तो अब इंडिया ने अपना कैंपेन ब्रोशर रिलीज किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है, तो 2020-21 के लिए वोटिंग होने वाली है ना, 2021-22 के लिए, सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021-22 के लिए। अब क्या होता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि 5 उसके लिए वोटिंग की जाती है यहाँ पे, है ना। 5 यूएनजीए सेलेक्ट करता है, सॉरी 5 यूएनजीए सेलेक्ट करता है और 10 टोटल नॉन परमानेंट होते हैं जो कि 2 साल यानी 2 ईयर टेन्योर में रहते हैं, ठीक है ना। इंडिया का सेलेक्ट होना बिल्कुल होना ही होना है, मतलब 100% है कि इंडिया हो जाएगा। अब क्यों 100% इंडिया हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक के लिए जो सीट रिजर्व रहती है उसमें एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव इंडिया ही है और वो उसको वो सीट मिल जाएगी। तो इंडिया इज गारंटीड ए प्लेस इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि ये सोल मेंबर है, ये अकेला मेंबर है जो कि उतरा है, ठीक है ना। लेकिन इसको 2/3 वोट चाहिए। तो यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी 2/3 वोट चाहिए, याद रखिएगा 2/3 वोट चाहिए। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कितने वोट चाहिए रहते हैं नॉन परमानेंट के लिए, तो 2/3। तो यहाँ पे जो एस जयशंकर हैं उन्होंने इंडिया का ब्रोशर रिलीज किया है नॉर्म्स के नाम से, NORMS नॉर्म्स, यानी कि अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड न्यू मल्टीलेटरल सिस्टम के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। ये 8वीं बार है जब इंडिया ऑक्यूपाई करेगा नॉन परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2011-12 के बाद। पहली बार आया था कब, लास्ट स्टिंट कब हुआ था, अंतिम बार 2011-12 में। नाउ इट इज़ द 8th टाइम दे विल बी ऑक्यूपाइंग अ नॉन परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। तो यूएनएससी में 8वीं बार है जबकि इनको ये यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट मिलेगी। तो ये याद रखना, बाकी वो 2011-12 का स्टैंड भूल जाओ, याद रखना कि 8वीं बार है जब इनको ये सीट मिल रही है, 8वीं बार मिल रही है। 2/3 वोट चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि एशिया पैसिफिक का सोल रिप्रेजेंटेटिव है, ओके। 2010 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टूड अप हुआ था इंडिया, तो इसमें फॉर 2011-12 सीट इट वॉन 187 आउट ऑफ 190 वोट्स पोल्ड, तो काफ़ी ज़्यादा वोट्स इनको मिले थे। इस बार अच्छी बात ये हुई कि अफगानिस्तान पहले एग्री कर गया हम कि उन्होंने दे स्टेप असाइड फॉर द सीट, उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं दिया और हम निर्विरोध एक तरीके से कहना चाहिए खड़े हो रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग। और इंडिया क्या हाईलाइट करेगा इस ब्रोशर में, इंटरनेशनल टेररिज्म को, यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स को, देन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन को, स्ट्रीमलाइनिंग द वर्ल्ड बॉडीज पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड देन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग द अपकमिंग टेन्योर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ये सारी चीज़ें वो इस ब्रोशर में मेंशन करेंगे। ड्राफ्ट रूल्स प्रोहिबिट यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर डिलीवरी। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। दे हैव रिलीज द ड्राफ्ट रूल्स जिनको कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2020 कहा जाता है, ओके। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स रूल 2020, इसमें उन्होंने कहा है कि इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ओइंग ड्रोन्स एज वेल एज ड्रोन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स फॉर ड्रोन्स। ये क्या हुआ था, जून 2 को एक रूल आया था, ओके। जून 2 को, अभी सॉरी ये अपने ड्राफ्ट रूल्स आए हैं जून 2 को, 2 जून को ये ड्राफ्ट रूल्स आए हैं। इसके पहले गवर्नमेंट ने अलाउ किया था फॉर इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ओइंग ड्रोन्स एज वेल एज ड्रोन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और ड्रोन्स, है ना। तो एयरपोर्ट्स फॉर ड्रोन, तो ये सारी चीज़ें पहले उन्होंने पहले ही अलाउ कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन अभी 2 जून को उन्होंने इसके अब रूल्स निकाले, उसमें उन्होंने क्या बोला है, ओके। तो जो अलाउ किया था ना ये, वो 18 महीने पहले कर दिया था। रूल्स क्या कहते हैं,
इट मैंडेटेड ड्रोन ओनर्स, जो ड्रोन ओनर्स हैं, दे विल हैव टू गेट देयर इक्विपमेंट रजिस्टर्ड विद द DGCA एंड अलाउड देयर यूजेज विद इन द विजुअल रेंज। तो जो यूसेज है वो विद इन द विजुअल रेंज होना चाहिए। दूसरा, उनको रजिस्टर्ड करना है खुद को विद द DGCA, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के साथ उनको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रूल नंबर 36 एंड रूल नंबर 38 जो है वो क्या बोलते हैं, नो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट शैल कैरी एनी पेलोड अनलेस स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA जब तक नहीं स्पेसिफाई करता तो कोई भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो कोई पेलोड कैरी नहीं करेगा। नाइदर शैल अ पर्सन ड्रॉप और प्रोजेक्ट और कॉज और परमिट टू बी ड्रॉप्ड और प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ UAS, यानी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के थ्रू कोई भी चीज़ फेंकी नहीं जाएगी इन मोशन। कोई भी चीज़ जब वो मोशन में रहेगा तो कोई चीज़ फेंकी नहीं जाएगी। नथिंग शैल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट, ये भी रूल कहता है, ठीक है ना। इस कारण से कहना चाहिए कि कोई डिलीवरी जो है वो नहीं होगी। अभी रिसेंटली DGCA ने जोमेटो इन सबको अलाउ कर दिया था। वैसे दलित सेटलमेंट गेट्स इट्स ओन वाटर सोर्स आफ्टर अ लॉन्ग वेट, ये न्यूज़ क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये न्यूज़ है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट से है एंड आई एम फ्रॉम रीवा डिस्ट्रिक्ट, सो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इसलिए मैंने आपको न्यूज़ बता दी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्लोज टू 28% ऑफ द सुंदरबन इज डैमेज्ड इन साइक्लोन अम्फान। अम्फान साइक्लोन में 28% जो सुंदरबन का एरिया दैट हैज़ बीन डैमेज्ड, ऐसी इन्फॉर्मेशन लाई जा रही है। जो सुंदरबन है वो बहुत बड़ा एक मैनग्रूव का प्लांटेशन एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैनग्रूव प्लांटेशन एरिया आप सबको पता होना चाहिए। इवन गुजरात इज़ अ बिग मैनग्रूव प्लांटेशन एरिया, बट सुंदरबन जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है एंड 28% वहाँ का जो एरिया है दैट हैज़ बीन डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द साइक्लोन अम्फान। तो ये आपको याद रखना, आंसर राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग में आप कर सकते हैं इसका यूज़। आगे मूव करते हैं। आर्कटिक स्पिल हुआ क्या है बेसिकली, नेशनल लेवल स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। 21,000 टन्स ऑफ डीजल फ्यूल जो था वो स्पिल हो गया था फ्रॉम अ रिजर्वायर दैट कोलैप्स्ड नियर लास्ट फ्राइडे आउटसाइड नॉरिल्स्क। ओके, नॉरिल्स्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेज ऑफ रिवर जो है पॉल्यूट हुई हैं बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल ऑफ 21,000 टन ऑफ डीजल फ्यूल। ओके, 21,000 डीजल फ्यूल वहाँ पे स्पिल हुआ, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। RBI क्रिएट्स 500 करोड़ फंड टू बूस्ट पेमेंट इंफ्रा। तो RBI ने क्या किया है, दे हैव क्रिएटेड अ न्यू फंड, एक नया फंड उन्होंने बनाया जिसका नाम है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड उन्होंने डेवलप किया टू इनकरेज एक्वायर्स टू डिप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ताकि जो बिजनेसेस हैं, जो बैंक्स हैं, वो पॉइंट ऑफ सेल्स को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें और ज़्यादा मतलब उसको लगवाएं, इसलिए उन्होंने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रिलीज़ किया है। डिजिटल और फिजिकल मोड्स के लिए दोनों के लिए POS सिस्टम होना चाहिए एंड Tier 3 to Tier 6 सेंटर्स में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे लाने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के Tier 3 to Tier 6 सेंटर्स में ये POS इंस्टॉलेशंस के लिए, फिजिकल डिजिटल दोनों सिस्टम के लिए ये याद रखिएगा फंड है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पहला जो इनिशियल 250 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है वो तो RBI कर रहा है खुद, लेकिन बाकी का जो 50% है वो कार्ड इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क जो ऑपरेट करेगा वो देगा, ठीक है ना। कार्ड इशूइंग बैंक एंड कार्ड नेटवर्क विल बी प्रोवाइडिंग द रेस्ट। इंडिया टू होस्ट 2022 AFC वुमेंस एशियन कप, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने अवार्ड किया है जो होस्टिंग राइट्स है वो इंडिया को फॉर द वुमेंस एशिया कप, एशियन कप है 2022 का। ओके, और ये 1979 का पहली बार जबकि द AFC वुमेंस एशियन कप यहाँ पे किया जाएगा। रोनाल्डो बिकम्स फर्स्ट फुटबॉल बिलियनियर, तो पहला फुटबॉल बिलियनियर अगर कोई बना तो वो है रोनाल्डो। नाउ अर्थ विल मेक मूव्स अगेंस्ट स्पेस, अब हुआ क्या है कि 50th एनिवर्सरी है पहले अर्थ वर्सेस स्पेस मैच की, तो चेस में होता है अर्थ वर्सेस स्पेस मैच, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ वर्सेस स्पेस मैच कौन से गेम में होता है तो चेस में होता है। 1970 में पहली बार होता है एंड्रियन निकोलाई के बीच में, विटले सेबास्तियानोव के बीच में। एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं अर्थ, एक व्यक्ति को स्पेस बना देते हैं। और अभी 2020 में इस बार 50 साल बाद होने वाले हैं ये मैच होगा। इसमें कर्जकिन और यहाँ पे मैग्नस कार्लसन, और दूसरा आपका जो अपोजिशन में रहेंगे स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाले वो रशियन कॉस्मोनॉट रहेंगे, एंटोलाई इवानाशिन एंड इवान वैगनर, ये दोनों रहेंगे, ठीक है ना। तो अर्थ वर्सेस स्पेस का मैच होता है वो चेस के फील्ड में होता है, ये आप याद रख सकते हैं। हाउ आर्कियोलॉजिस्ट कंटिन्यू डिगिंग फ्रॉम होम ड्यूरिंग द करंट लॉकडाउन, तब करंट लॉकडाउन के बीच में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से डिगिंग की है, तो उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक बताई है। एक्चुअली UK में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये काम किया है। व्हाट दे डिड, दे वर इक्विप्ड विद एयरबॉर्न सर्वे डेटा
एंड उन्होंने क्या किया कि लीडार टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, लीडार, ओके, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। इन दिस मेथड कॉमनली यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट एंड सर्वेयर्स, ये लीडार टेक्नोलॉजी भी जियोलॉजिस्ट और सर्वेयर्स यूज़ करते हैं टू मेक हाई रेजोल्यूशन मैप्स, हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाने के लिए। इसमें होता क्या कि लेजर लाइट इज यूज टू सर्वे अ साइट, लेजर लाइट का यूज़ किया जाता है टू सर्वे अ साइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मेजर किया जाता है विद अ सेंसर, ओके, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो मेजर किया जाता है विद अ सेंसर, और लेजर लाइट का यूज़ किया जाता है बेसिकली फॉर सर्वेइंग अ साइट, सर्वे साइट करने के लिए लेजर लाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच हैपेंस इन दिस। यहाँ पे तमार वैली है, तमार वैली जो है मैं बताता हूँ, लोकेशन तस्मानिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास है ना तस्मानिया, तो वहाँ पे तस्मानिया में है आपकी तमार वैली, वहाँ पे ये हो रहा है बेसिकली जो चीज़ें हैं पता लगाई जानी। दूसरा एक विलेज है इंग्लैंड में कैलस्टॉक, ओके, कैलस्टॉक नाम का विलेज है, वहाँ रोमन फोर्ट्स को इनको एक्सकेवेट किया जा रहा है, पता किया जा रहा है इनके बारे में, ओके। द लीडार हैज़ बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड जियोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस फील्ड में यूज़ होता है लीडार का, तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर जियोलॉजी वाले एस्पेक्ट्स में इसका यूज़ होता है ना। And LIDAR will also help in understanding the domestic architecture and defensive architecture of these sites, तो ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो that is it for the day friends, I hope you liked the video, please do like and subscribe, keep loving us, keep sharing us, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ do like it also, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा वीडियो को, और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आता है और जो हम अपनी कोशिश में सफल हुए। दैट इज़ इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।